एक कपल मेरे पास आया था। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही डिवोर्स लेना चाहता था। दोनों रेडी थे और दोनों चाहते थे जल्दी से जल्दी ये रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि अगर उन्होंने एक छोटी सी लीगल चीज समझ ली होती तो उनका डिवोर्स 6 महीने की जगह सिर्फ 1 महीने में हो सकता था। और दूसरी तरफ एक ऐसा केस भी मैंने देखा जहां सिर्फ एक गलती की वजह से बंदा 7 साल कोर्ट के चक्कर काटता रहा। आज इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं। डिवोर्स के टाइप, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है, एलिमनी कैसे कैलकुलेट होती है और बच्चों की कस्टडी कैसे मिलती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका केस महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में सॉल्व हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब भी शादी टूटने की बात आती है ना, तो 2 रास्ते होते हैं। पहला म्यूचुअल डिवोर्स, दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स। और यही डिसीजन तय करता है कि आपका केस 6 महीने में खत्म होगा या फिर 6 साल तक खिंचे वाला है। मान लो राजू और प्रिया की शादी थी, दोनों अब साथ में रहना चाहते थे। अब देखो क्या होता है दोनों रास्तों पर। यह समझने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपका कौन सा रास्ता सही है। अगर राजू और प्रिया दोनों राजी हैं कि अलग ही होना है तो ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कहलाएगा। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि पहले दोनों लोग एक साथ पिटीशन फाइल करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट मोशन। कोर्ट कहता है अच्छा एक काम करो, 6 महीना वेट कर लो, सोच के देख लो, कहीं रिकंसिलिएशन हो सके तो। इसी 6 महीने के पीरियड को कूलिंग पीरियड कहते हैं। इसके बाद सेकंड मोशन फाइल होता है। दोनों लोग फिर से कोर्ट में जाते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ हम अभी भी डिवोर्स चाहते हैं, तब जाके डिवोर्स डिग्री मिलती है। लेकिन यहां है वो ट्रिक जो मैंने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीट कौर के केस में। उसमें कोर्ट में कहा कि अगर दोनों पार्टनर्स जेन्युइनली सेटल हो चुके हैं, एलुमनी, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी सब डिसाइड हो चुका है, तो ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड वेव भी हो सकता है। मतलब आपका लॉयर अगर सही एप्लीकेशन लगाए तो डिवोर्स 1 से 2 महीने भी हो सकता है। म्यूचुअल डिवोर्स में खर्चा भी कम आता है, जनरली 15,000 से 50,000 के बीच, लॉयर्स और सिटी के हिसाब से। टाइम लगता है 6 महीने से 1 साल अगर वेवर नहीं मिले तो। कंटेस्टेड डिवोर्स ये तब होता है जब एक पार्टनर डिवोर्स चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। यहां के सीधा बिल्कुल नहीं चलता। यहां आपको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ता है कि डिवोर्स का वैलिड रीजन क्या है, जैसे क्रूएलिटी यानी मानसिक या फिजिकल टॉर्चर, डिजर्शन, 2 साल से अधिक साथ नहीं रहना, अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मेंटल डिसऑर्डर जिससे साथ रहना मुश्किल हो जाए, कन्वर्जन, धर्म बदल लेना बिना दूसरे पार्टनर की सहमति से। और सबसे बड़ी बात, इसमें एविडेंस, विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ होता है। वकील, दोनों तरफ के वकीलें अपने अपने दलीलें रखते हैं। कोर्ट में हियरिंग पे हियरिंग होती है। इसीलिए ये केस 3 साल से लेकर 8 से 10 साल तक चलता है। मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो 7 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शुरू में ही गलत स्ट्रेटजी चूज कर लेते हैं या फिर इमोशनली इतने अपसेट थे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लीगल एडवाइस ही नहीं लिया। कंटेस्टेड डिवोर्स में खर्चा भी ज्यादा होता है, 1 लाख से लेकर 5-10 लाख तक, जितना लंबा केस चलता है उतने हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी काम की है ना, तो 1 लाइक तो बनता है भाई। अगर आपका भी कोई सिमिलर केस है तो और सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की कस्टडी का क्या होता है। अब बहुत लोगों का सबसे बड़ा डर होता है कि अगर डिवोर्स हो गया तो बच्चे किसके पास रहेंगे। यहां एक बात क्लियर समझ लो, इंडियन कोर्ट्स चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ना कि मदर या फादर के राइट्स को। जनरली छोटी उम्र के बच्चे 5 साल से कम मदर के पास रहते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं टेंडर ईयर डॉक्ट्रिन। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोर्ट उसकी भी राय पूछता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। और एक मिसकंसेप्शन आपको क्लियर कर दूं, कस्टडी लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे पेरेंट का कोई राइट ही नहीं है। दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट मिलता है, वीकेंड पर मिलना, हॉलीडेज में साथ रहना, वीडियो कॉल करना, ये सब कोर्ट डिसाइड करता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों पार्टनर्स की होती है। सिर्फ कस्टडी ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि मेंटेनेंस देना बंद हो जाए।
अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एलिमनी कितनी मिलती है भाई? सच बताऊं तो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला इसका नहीं है। कोर्ट कई चीजें देखती है, हस्बैंड की इनकम और एसेट्स, वाइफ की खुद की अर्निंग कैपेसिटी, शादी कितने साल चली, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड शादी के दौरान कैसा था। जनरली अगर हस्बैंड एम्प्लॉयड है तो वन टाइप सेटलमेंट में उसके नेट वर्थ का 1/5 से लेकर 1/3 तक दिया जाता है। ये एक रफ गाइडलाइन है, ये एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं है। अगर मंथली मेंटेनेंस की बात करें तो जनरली इनकम का 20-25% तक हो सकता है। और एक बड़ी गलतफहमी ओके क्लियर कर दूं, अगर वाइफ खुद कमाती है और अच्छी इनकम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। कोर्ट देखता है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, इतनी सारी लीगल जानकारी एक वीडियो में कवर करना इजी नहीं होता। अगर आपको डिटेल में समझ आ रही है तो लाइक बटन दबा दो, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसे कंटेंट और बनाओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच लो, कल अगर आपको या आपके अपने को किसी की लीगल जानकारी चाहिए तो ज्ञान कहां से पाओगे? अभी सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड का काम है। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा सही है। अगर दोनों पार्टनर्स आपस में बात कर सकते हैं या थोड़ा सा भी समझौता पॉसिबल है तो म्यूचुअल डाइवोर्स हमेशा बेहतर है। कम पैसा, कम टाइम, कम मेंटल स्ट्रेस। लेकिन अगर दूसरा पार्टनर बिल्कुल भी तैयार नहीं है तब कंटेस्टेड डाइवोर्स ही एक रास्ता बचता है। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस और अच्छे लॉयर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं सबको देता हूं। 1, कभी भी गुस्से में कोई लीगल डिसीजन मत लो, थोड़ा टाइम लो, सोच के डिसाइड करो। 2, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स सब कुछ पहले से ऑर्गेनाइज करके रखो। केस चाहे जैसा भी हो, ये काम आने वाला है। 3, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटी दो, लीगल फाइट में हथियार मत बनाओ। 4, एक अच्छा फैमिली लॉयर लो जो जेन्युइनली सेटलमेंट करने की कोशिश करे, सिर्फ केस खींच के अपना फीस ना बनाए। तो दोस्तों, आज हमने समझा एक म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है और कैसे फास्ट हो सकता है। 2, कंटेस्टिंग डाइवोर्स कब लेना पड़ता है और कितना टाइम खर्चा लगता है। 3, बच्चों की कस्टडी कैसे डिसाइड होती है। 4, एलिमनी कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपको ये वीडियो किसी काम की लगी या फिर कैसे इंसान को याद आ रहा है जिसे ये जानना चाहे तो वीडियो शेयर जरूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी में बेटी का कितना हक होता है। वो भी एक ऐसी चीज है जो 95% लोगों को पता ही नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय भारत, जय हिंद।